हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश सर। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर से आनुवंशिकता तथा जैव विकास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझना होगा कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता से पहले हम लोग एक बात समझेंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान पे ईसाइयों के एक पादरी रहा करते थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके मन में एक विचार आया कि माता पिता का गुण उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते हैं। उसका पैतृक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि माता पिता का गुण उसके संतान में, फिर संतान का गुण उसके पुत्र में, फिर उसके पुत्र का गुण उसके पुत्र में। यह प्रक्रिया जो है लगातार चलते रहता है। अब हम लोग समझते हैं कि आनुवंशिकता है क्या। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि जनकों से उत्पन्न संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुण स्थानांतरण होते हैं, जिसे आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। अर्थात पैतृक गुण का स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे कि माता पिता का गुण उसके संतान में। ऐसे भी कहने के लिए मिलता है, देखने को भी मिलता है कि माता पिता अगर दोनों गोरा होते हैं तो उनके संतान भी गोरा होते हैं। माता पिता अगर दोनों लंबा होते हैं तो उनके संतान भी लंबा होते हैं। यह भी देखने को मिलता है। लेकिन इनके मन में जो विचार आया कि माता पिता का गुण उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते हैं, और इसी को ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नाम दिया। लेकिन विचार में होने से, मन में प्रश्न उठने से, उसका नाम देने से तो नियम बनता नहीं है। तब क्या किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है प्रयोग करना चाहा कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि माता पिता का जो गुण है उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक के माध्यम से चला जाता है, प्रजनन के माध्यम से चला जाता है। तब जो है ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। बढ़िया समझिएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। जो प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के लिए इन्होंने मटर के पौधे का क्या किया? चयन किया। मटर के पौधे का चयन किया, यानी मटर के पौधे को लिया किसमें? अपने प्रयोग में। अब जो है मटर के पौधे का प्रयोग कैसे किया? इसके प्रयोग से मटर में आनुवंशिकता होता है या नहीं होता है, इन्होंने कैसे निष्कर्ष निकाला, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन जब प्रयोग किया, मटर के पौधे से इन्होंने प्रयोग कर लिया और निष्कर्ष भी कर लिया। मेंडल जी निष्कर्ष भी निकाल लिए कि आनुवंशिकता का जो नियम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतान में जाता है। तब यह अपने निष्कर्ष को 1966 ईस्वी में
इन्होंने अपने निष्कर्ष को एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के माध्यम से प्रकाशित किया। जब मेंडल जी समझ गए कि मेरा प्रयोग कामयाब हुआ, तो इन्होंने जनता के सामने, लोगों के सामने जो है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के माध्यम से क्या किया, लोगों तक पहुंचाना चाहा अपने निष्कर्ष और प्रयोग को 1966 ईस्वी में। लेकिन उस समय मेंडल के प्रयोग का और निष्कर्ष का कोई भी वैज्ञानिक ध्यान नहीं दिया, उसके निष्कर्ष पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए 1966 की ईस्वी में आनुवांशिकता का महत्व नहीं रहा। फिर लगभग 34 वर्षों के बाद 1900 ईस्वी में इनके प्रयोगों और निष्कर्षों को वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। मान लिया कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है निष्कर्ष और प्रयोग जो किया गया है बिल्कुल सही है, और इसीलिए उन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा गया, जेनेटिक ऑफ फादर मेंडल। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाने लगा। जब 1900 ईस्वी में इनके नियम और प्रयोगों को वैज्ञानिकों ने मान्यता दे दिया, तब इनका जो नियम जो है हेडलाइटेड के रूप में हुआ। अब इनका जो नियम है आप प्रयोग किया था, कैसे अपने प्रयोगों को आनुवांशिकता के नियम को साबित कर दिया प्रयोगों के माध्यम से, उसकी भी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। इससे पहले इसको मिला देते हैं हम। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम आनुवांशिकता के क्षेत्र में दिया। आनुवांशिकता के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल जो है 3 नियम दिए। कौन कौन नियम था ये भी हम लोग समझेंगे। पहला जो इन्होंने नियम दिया वो प्रभाविता का नियम है। बारी बारी से लिखते जाइएगा। प्रभाविता का नियम, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा इन्होंने नियम दिया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तीसरा इनका नियम था स्वतंत्र विन्यास का नियम। स्वतंत्र विन्यास का नियम। फिर से हम लोग समझेंगे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विन्यास का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए आनुवांशिकता के क्षेत्र में। अब हम लोग इनके प्रयोग के बारे में समझते हैं। प्रयोग की चर्चा से ये तीनों नियम की व्याख्या भी करते जाएंगे हम। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम इसको मिटा देते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम को
सत्यापन करने के लिए मटर के दो विपरीत गुण वाले पौधे का चयन किया। विपरीत गुण वाले कहने का मतलब है, एक जो मटर का जो पौधा लिए बड़े लंबे नस्ल के लिए, और दूसरा जो मटर का पौधा लिए बौने नस्ल का लिए। बौने नस्ल तो मतलब छोटा छोटा जो मटर जो होते हैं, छोटा दाना जो होता है उसको बौने नस्ल कहा गया, और जो मटर के बड़ा दाना जो होता है उसके लंबे नस्ल कहा गया। अब इनके प्रयोग, तो प्रयोग में सबसे पहले क्या किए, प्रयोग में सबसे पहले जो है इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। क्या किया? मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे का चयन। अब बात यह भी आती है कि आखिर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया? अपने नियम को सत्यापन करने के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? इसका भी कारण है। मटर के पौधे में फल फूल रंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। पहला कारण तो ये भी है। दूसरा कारण यह है कि मटर के पौधे में काफी कम समय लगते हैं प्रजनन करने में। यही कारण है कि मटर के पौधे को ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम को सत्यापन करने के लिए चयन किया। अब इनका नियम क्या था ये हम लोग समझेंगे। मेंडल ने दो विपरीत गुण वाले मटर का पौधा लिया, जैसे कि एक हम लोग मान लेते हैं लंबा नस्ल, एक को मानते हैं हम लोग क्या, लंबा नस्ल यानी बड़ा बड़ा फलने वाला। दूसरा को हम लोग मान लेते हैं बौने नस्ल, मतलब मटर का जो दाना होगा वो कैसा होगा, छोटा छोटा होगा। लंबे जो नस्ल के थे, जो पौधे थे, इसको इन्होंने टी से डिनोट किया। टी से क्या किया? सूचित किया। अब डबल टी लिखने का कारण है, आप लोग क्रोमोसोम, इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा क्रोमोसोम के बारे में। मनुष्य में 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, जो इस प्रकार के 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। इसी प्रकार मटर के पौधे में भी होते हैं। तो मटर के पौधे के जो XX और XY जो है उसी को इन्होंने डबल टी से डिनोट किया, और यहाँ पे जो बौने नस्ल का है इसको स्मॉल टी से डिनोट किया गया। अब देखिए यहाँ पे जनक कैसा है, जो हम बताए थे अभी शुरुआत में, हम आपको अनुवांशिकता का जब नियम बताया था तो बताया गया था आपको कि जनकों से उत्पन्न संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुण चला जाता है, जिससे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। तो जनकों, जनक के मतलब क्या हुआ? जनक के मतलब होता है माता पिता जो प्रजनन में भाग लेते हैं। प्रजनन में जो भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब जो है लंबा नस्ल के जो है डबल टी और बौने नस्ल को टी से डिनोट किया। अब ये दोनों के बीच क्या किया गया? युग्मक किया गया। क्या किया गया? युग्मक किया गया। और युग्मक से देखिए यहाँ पे भाग क्या रहा है, लंबा नस्ल वाले भाग ले रहा है और बौने नस्ल वाला भाग ले रहा है। तो लंबा नस्ल और बौने नस्ल के जब भाग लेते हैं तो इसका जो संतान होता है, जो एक नया नस्ल प्राप्त हुआ, इसको हम लोग कहते हैं टी और स्मॉल टी। यानी भाग लिया लंबा नस्ल के पौधा और बौने नस्ल का पौधा, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? लंबा नस्ल का पौधा। कैसा प्राप्त हुआ? लंबा नस्ल का पौधा। अब समझिएगा, माता पिता जो है लंबा और बौने नस्ल का है, तो संतान होना चाहिए था कैसा? लंबा या फिर बौना। तो लंबा नस्ल और बौने नस्ल के माता पिता का जो संतान है वो संतान कैसा हुआ? लंबा हुआ। ठीक है, लेकिन दोनों दो गुण है तो दोनों अलग अलग गुण होना चाहिए था, लेकिन गुण जो है बौने नस्ल का भी है और लंबा नस्ल का भी है, और संतान केवल क्या हो रहा है?
लंबा नस्ल का होता है। और इसी को मेंडल ने नाम दिया संकर नस्ल। संकर नस्ल, संकर नस्ल। जब लंबा नस्ल और बौने नस्ल युग्मक जो है जब क्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो जो उसका संतान उत्पन्न होता है वो संकर नस्ल का होता है, यानी लंबा होता है। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि बौने नस्ल का जो गुण है यहाँ पे लुप्त हो जा रहा है। केवल किसका गुण दिखा रहा है? लंबा नस्ल का। तो यहाँ पे छोटे जो बौने नस्ल का जो गुण वाला जो था, लक्षण वाला जो युग्मक यहाँ आया, ये क्या हो गया? लुप्त हो गया। अर्थात यहाँ पे प्रभावी लक्षण वाला ही दिखाई देता है। जिस नस्ल का प्रभावी लक्षण वाले जो गुण वाले होते हैं उसी का लक्षण दिखाई देता है, और अप्रभावी वाला लक्षण दिखाई देता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अप्रभावी लक्षण समाप्त होता नहीं, रहता है, लेकिन उसका लक्षण दिखाई नहीं देता है। लक्षण केवल किसका दिखाता है? प्रभावी। प्रभावी जो शक्तिशाली है उसी का गुण यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर यह कह सकते हैं, हिंदी की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवानों का ही सब कुछ है। यानी जिसको ज्यादा शक्ति था उसी का गुण यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो कमजोर होता है, अप्रभावी जो होता है, उसका गुण जो है देखने को यहाँ पर मिलता नहीं है। इस विधि को जो यहाँ तक नया नस्ल जो प्राप्त हुआ, जिसको नाम दिया संकर नस्ल, ये संकर नस्ल को ही F1 कहकर डिनोट किया। मेंडल ने क्या किया? F1 कहा कि जब लंबा नस्ल और बौने नस्ल से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो संकर नस्ल के होते हैं, एक नया नस्ल का उत्पन्न कर देते हैं, एक अलग नस्ल उत्पन्न होता है जिसमें जो गुण होता है दोनों का गुण मौजूद होता है। लंबे नस्ल का भी गुण मौजूद होता है और बौने नस्ल का भी गुण मौजूद होता है, लेकिन दिखाए उसी नस्ल के लक्षण का होता है जो प्रभावी होता है, जो उस लक्षण पे प्रभावी होता है। अप्रभावी गुण वाले दिखाई नहीं देता है। और इस क्रिया को मेंडल ने नाम दिया F1। अब बोलेगा कि F1 जो है मेंडल जब प्रयोग किए थे तो संकर नस्ल का जो निर्माण हुआ, एक नया नस्ल का निर्माण हुआ, उसे क्या कहकर डिनोट किया? ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है, तो F1। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ सकता है, आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकता का पिता किससे कहते हैं? तो हम बताएं ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने नियम का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा, अपने प्रयोगों और निष्कर्षों को जो प्रकाशित किया, किसमें किया था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बुर्न। कब किया था? इनका नियम जो है वैज्ञानिकों ने मान्यता कब दिया? तो 1900 ईस्वी में दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जब लंबा नस्ल और बौने नस्ल से एक नया संकर नस्ल का संतान उत्पन्न होता है, यानी जो प्रभावी गुण वाले लक्षण वाले जो होते हैं पौधे, उसी का गुण केवल दिखाई देता है, इसे ही कहा गया प्रभाविता का नियम। क्या कहा गया? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्यों कहा गया प्रभाविता का नियम? क्योंकि जो प्रभावी है, जो शक्तिशाली है, उसी को गुण देखने को मिलता है, जो अप्रभावी गुण वाले हैं उसका लक्षण देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। संकर नस्ल में अब जो है एक नया नस्ल जो प्राप्त हुआ, बौने नस्ल का और लंबे नस्ल के माता पिता से एक नया नस्ल के संतान उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ संकर नस्ल। जिसका नाम क्या हुआ? संकर नस्ल।
संकर नस्ल, अर्थात क्या इसको कहते हैं, टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी लंबा। एक कैसा गुण वाला है, लंबा। कैसा संतान दिखने में लगेगा, लंबा। लंबा तो है लेकिन इसमें गुण क्या क्या है, तो इसमें दो गुण है, भले छिपा हुआ है लेकिन गुण क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी लंबे नस्ल का और बौने नस्ल का। शो नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई केवल उसी का लक्षण का दिखाई देगा संतान का जो प्रभावी है, इसलिए अप्रभावी स्मॉल टी वाला लक्षण दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि यहाँ पे केवल लंबा लिखते हैं। अब जो है, जो नया नस्ल संकर नस्ल है, अब संकर नस्ल को आपस में प्रजनन करवाया गया। पहले तो विपरीत गुण वाला था, अब समान गुण वाले जो संतान हुए संकर नस्ल टी टी टी, अब ये दोनों के ही क्या किया गया, प्रजनन करवाया गया। अब ये दोनों को जब करवाया जाता है स्वपरागन, तो प्रजनन जब होता है तो इससे क्या प्राप्त होता है, जब इसको स्वपरागन करवाया गया, पौधा है स्वपरागन, जब इसको स्वपरागन कराया गया, स्वपरागन जब करवाया गया, जब स्वपरागन हुआ तो इसमें निम्न गुण देखने को मिले। चलिए इस ग्राफ के माध्यम से हम समझे हम लोग। युग्मक हो गया, यानी युग्मक मतलब प्रजनन होगा। इसमें क्या है, टी है, तो इसमें क्यों गुण है, वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी लंबा वाला नस्ल है, और फिर क्या है, स्मॉल नस्ल है। इसमें भी, इसमें क्या है, कैपिटल टी लंबा नस्ल और क्या है, स्मॉल। अब जो है लंबे नस्ल और लंबे नस्ल से, लंबे नस्ल और लंबे नस्ल यानी दोनों माता पिता जो है दोनों लंबा है, तो उसका संतान कैसा मिला देखने को, दोनों को दोनों शुद्ध लंबा मिला। अब जब माता जो है, माता पिता में से कोई एक लंबा और कोई एक बौना हो, तो उसका संतान क्या देखने को मिला, टी टी, यानी लंबा। कैसा लंबा, संकर नस्ल के, अलग अलग एक नस्ल हो गया संकर नस्ल के। अब जो है इसमें फिर भाग लेगा, ये टी हो गया, कैसा होगा, संकर नस्ल, और जब टी टी जो होगा स्मॉल टी है, तो ये दोनों टी हो जाएगा, यानी बिल्कुल शुद्ध बौना। इसको क्या कहेंगे, शुद्ध बौना। ये जो हो गया शुद्ध लंबा, ये जो हो गया मीडियम कर सकते हैं, संकर नस्ल। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध जो है, शुद्ध लंबा कितना है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। शुद्ध लंबा कितना है, एक। शुद्ध लंबा कितना है, एक है। उसके बाद संकर नस्ल है कितने हैं, एक, दो, दो। अब शुद्ध बौना कितने हैं, तो शुद्ध जो बौना हुआ वो हो गया एक। अब जो ये लक्षण हुआ, ये जो अनुपात होता है, इसको कहते हैं, इस लक्षण को ही हम लोग कहते हैं, इस अनुपात को ही कहते हैं जीन प्ररूपी लक्षण। प्ररूपी लक्षण अनुपात, लक्षण अनुपात। दूसरा बात हम लोग कर लेते हैं, इसमें लंबे कितने हैं, ये भी लंबा, ये भी लंबा, संकर नस्ल का लंबा होता है, ये भी लंबा, और ये हो गया शुद्ध बौना, यानी बौना कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, बौना। अब देखेंगे लंबा कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन। बौना कितना है, एक। इसको कहते हैं लंबा कहिए और इसको बौना कहिए। यह जो लक्षण है
वायुमंडल में वातावरण के परिवर्तन के कारण या वायुमंडल में परिवर्तन के कारण जो लक्षण होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं उसके संतान में, इसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, यानी लक्षण प्ररूप कहते हैं। इसको कह सकते हैं लक्षण प्ररूपी अनुपात। प्ररूपी अनुपात क्या हुआ? लक्षण प्रारूपी अनुपात। अब हम लोग क्या देखें, यहां पर क्या देखने को मिला? एक चीज देखिएगा कि F1 में जब हम देखे थे कि बड़े नस्ल के, लंबे नस्ल के और बौने नस्ल के जो संतान उत्पन्न होते हैं वो संकर नस्ल के होते हैं, यानी लंबे होते हैं। जब माता पिता लंबा और बौना दोनों हो तो उसका संतान कैसा हुआ? संकर नस्ल, एक अलग नस्ल हो जाता है, लंबा नस्ल हुआ, संकर नस्ल, जिसमें यह देखने को मिल रहा था कि केवल जो प्रभावी लक्षण वाले जो नस्ल हैं उसी का गुण देखने को मिल रहा था, कमजोर वाला का तो देखने को मिल नहीं रहा था। लेकिन वही F1 में क्या प्राप्त हुआ था? संकर नस्ल। लेकिन वही अगली पीढ़ी में F2 में ये जो हुआ था, ये जो कार्य हुआ था, कब हुआ था? F1 में हुआ था। और ये जो कार्य हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे? F2 कहेंगे। क्या कहेंगे? F2। लेकिन यही अगली पीढ़ी में क्या देखने को मिला कि इसमें जो एक ही गुण देखने को मिल रहा था, लेकिन जब बाद में देखा गया तो यह जो इसमें जो दो गुण मिला हुआ था, लंबा और बौना, दिखाई नहीं दे रहा था, वही अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि संकर नस्ल में प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण वाले नस्ल एक साथ रहते हैं, और वही जो है अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम मेंडल ने कहा। क्या कहा? पृथक्करण का नियम। फिर समझिएगा, संकर नस्ल, यानी इसमें संकर नस्ल में गुण कैसा मिला? देखने के लिए मिला, एक मिला कैसा? लंबा। लेकिन इसमें तो दो गुण है ना, बौना नस्ल और लंबा नस्ल का है, दो गुण मिला हुआ है। देखने को क्या मिल रहा है? केवल एक नस्ल, क्या? लंबा। तो मेंडल जी बोलते हैं कि संकर नस्ल में बौना नस्ल और लंबा नस्ल, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण दोनों साथ साथ रहते हैं, और वही अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। पृथक्करण का नियम कहा जाता है, जो आप लोग समझे। यहां पर देखिए साथ साथ में है, साथ साथ में दोनों गुण है, साथ साथ में दोनों गुण है। जब इसमें स्वपरागन हुआ तो ये लंबा अलग हो गया, संकर नस्ल अलग हो गया और बौना अलग हो गया। तीनों अलग अलग नस्ल में क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया। यानी F1 यानी संकर नस्ल में वही गुण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, और वह गुण दिखाई नहीं देता है जो अप्रभावी होता है। लेकिन वही अगली पीढ़ी में प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण अलग अलग दिखाई देता है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। अब जो है इसका जो अनुपात होता है उसको 1:2:1, जिसको जीन प्ररूपी लक्षण कहते हैं, और लंबा और बौना के हिसाब से देखा गया तो 3:1 होता है। चलिए हम लोग पृथक्करण का नियम दूसरा लिख लेंगे। दूसरा क्या? पहला तो हो गया प्रभावी नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या हुआ? पृथक्करण का नियम में क्या हुआ? लिखिएगा, संकर नस्ल में प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण वाले
संकर नस्ल में प्रभावी गुण तथा अप्रभावी लक्षण गुण वाले नस्ल एक साथ रहते हैं, नस्ल एक साथ रहते हैं और वही अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, जिसे जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं।